नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेगमपुर एजुकेशन में। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि एक नया अध्याय जिसका नाम है इतिहास। इतिहास अपने आप में ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और दोस्तों हम यहाँ चीज़ों को समझेंगे, रटेंगे नहीं, इसलिए हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि दोस्तों समझने में और रटने में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ऐसा मेरा मानना है और आप सभी को भी पता ही है। क्योंकि रटने से हमारे दिमाग में चीज़ें थोड़ी देर तक रहती हैं, वो हमारा 5 मिनट में काम तो हो जाता है 20 मिनट वाला, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है दोस्तों। इतिहास को रटने वाला काम हमने नहीं करना है, हमारी वीडियो लंबी होगी, हम यहाँ चीज़ों को समझेंगे ताकि लंबे समय तक आपके लिए सभी चीज़ें याद रहें और आपके एग्ज़ाम में इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको ये हेल्प भी करेंगी। तो दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इतिहास कहते कितने हैं, इतिहास के कितने भाग हैं और दोस्तों हम यहाँ ना आज आधुनिक भारत इतिहास को शुरू करेंगे क्योंकि दोस्तों एग्जाम में आधुनिक भारत से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमारे मुगल काल है, पूरा पाषाण काल है या हमारे अन्य इतिहास जो भी इससे पहले का है, उसमें जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक बनते हैं वो मैं बीच-बीच में लेकर आता रहूँगा। लेकिन यहाँ हम आधुनिक भारत को पूरा कंप्लीट करेंगे। यूरोपीय कंपनी के आगमन से 1947 तक का जो भी हमारा इतिहास है, इसमें जो भी महत्वपूर्ण घटनाएँ होती हैं, हम सारी बातें जानेंगे और हमें पता भी होना चाहिए कि हमारे देश में इतिहास में आखिर क्या-क्या हुआ है। क्योंकि दोस्तों इतिहास से हमें सीख मिलती है। और सबसे पहले चलो दोस्तों शुरू करते हैं। हमसे सबसे पहले जानना है कि इतिहास कहते किसे हैं? दोस्तों जो भी समय हमारा बीत जाता है, उसको हम इतिहास कहते हैं, ये सब आपको पता ही होगा। लेकिन दोस्तों इतिहास में हम क्या लेते हैं? हम इतिहास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें लेते हैं, जो घटनाएँ होती हैं। और इतिहास को हम पढ़ क्यों रहे हैं? आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है? क्योंकि दोस्तों इतिहास से हमें सीख मिलती है। हमें सीख मिलती है, हम यहाँ देखेंगे कि यूरोपीय कंपनियाँ जब भारत में आती है, तो भारत की क्या-क्या कमियाँ रहती हैं कि वो भारत में जो है अपना आधिपत्य जमा लेती हैं, भारत को गुलाम बना लेती हैं। फिर भारत में क्या-क्या होता है कि जिससे उनको शासन को यहाँ से उखेड़ा जाता है। तो ये सब बातें हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमारी ये लाइफ़ से भी कहीं न कहीं जुड़ी हुई हैं। और दोस्तों हम यहाँ सबसे पहले जानते हैं कि इतिहास कहते किसे हैं। इतिहास जो हमारा बीत गया उसे हम इतिहास कहते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया है। और दोस्तों इतिहास को ना हम 3 जो है भागों में बाँटते हैं। 3 भागों में इतिहास को बाँटते हैं। सबसे पहला आता है हमारा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहास काल, ठीक है दोस्तों? सबसे पहला आता है हमारा प्रागैतिहास काल और दूसरा आता है हमारा आदि इतिहास काल। आदि इतिहास काल और तीसरा आता है जो हमारा, वो आता है हमारा ऐतिहासिक काल, ठीक है? ये हमारे जो है इतिहास के 3 भाग हुए हैं। ठीक है? और ये क्यों-क्यों बाँटे गए हैं दोस्तों, ये 3 भाग जो है हम ये मैंने आपको बताए हैं, ये क्यों बाँटे गए हैं, क्यों उनको नाम दिया है? क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जब-जब इतिहास में, संस्कृति में और प्रशासन में चेंज आता है ना, तब-तब इतिहास को बाँटा जाता है। देखिए दोस्तों जब मुगल काल था, हमारे यहाँ का प्रशासन मुगलों का था, यहाँ पर मनसबदारी व्यवस्था थी, चाकरता अन्य अनेक अनेक प्रकार के करते, ठीक है? वो मैं आपको बता दूँगा दूसरी वीडियो में जब मुगल काल से संबंधित हम डिस्कस करेंगे। और जब-जब प्रशासन में चेंज आता है ना दोस्तों, तब-तब संस्कृति में भी चेंज आता है। देख लेना आप जब यहाँ पर यूरोपीय आएँगे तो यहाँ की संस्कृति कैसी चेंज होती है, यहाँ पर प्रशासन में कैसी एक नई व्यवस्था आती है। तो दोस्तों प्रशासन और संस्कृति के आधार पर हम इतिहास को बाँटते हैं, ठीक है दोस्तों? अब जो हमारा ये प्रागैतिहासिक काल है ना, इसको ये प्रागैतिहासिक काल है। यहाँ पर क्या है, इसको हम पूरा पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल इसको क्यों कहा गया है दोस्तों? दोस्तों यहाँ पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर ना तो हमें क्या मिलता है, कोई लिपि मिलती है, ना तो हमें कोई लिपि, ना कोई हमें लेख मिलता है। यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं, सिर्फ पत्थर मिलते हैं, ठीक है दोस्तों? यहाँ पर मानव ने सिर्फ पत्थरों का प्रयोग किया है, ऐसी हमें जानकारी मिलती है। पूरा पाषाण काल में हम देखते हैं कि पत्थर से मानव ने कैसे उसको बनाया, उससे संरचना बनाई, उससे हथियार वगैरह बनाए, ठीक है? ये हम पूरा पाषाण काल में डिस्कस करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमें कोई भी लिखी लेख जो है नहीं मिलता है, ना हमें कोई लिपि मिलती है, ना लेख मिलता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसके अंदर पूरा पाषाण काल आता है। दोस्तों दूसरा है हमारा इतिहास काल, जिसके अंदर सिंधु घाटी की सभ्यता का वर्णन किया गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता का वर्णन, ठीक है दोस्तों? इसे आपने सुना ही होगा सिंधु घाटी की सभ्यता में। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें हमें क्या मिलते हैं, इसमें हमें लिपि भी मिलती है और क्या है, इसमें लेख भी मिलते हैं। ठीक है, इसमें हमें लिपि भी मिलती है, लेख भी मिलते हैं। परंतु क्या है दोस्तों, जो यहाँ पर लिखी लिपि और लेख जो मिले हैं हमें, उसको हमें अभी पढ़ने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। उनको ना ही पढ़ा जा चुका है और ना ही समझा जा चुका है। लेकिन यहाँ पर जो है लिपि और लेख मिलते हैं। दूसरा आता है इतिहास काल। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर लिपि भी मिले हैं और लेख भी मिले हैं और इन्हें पढ़ा जा सकता है। ठीक है? जा दोस्तों पढ़ा जा सकता है। ठीक है? यहाँ पर क्या है, हमें इतिहास काल में लिपि भी मिलते हैं, लेख भी मिलते हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सकता है। और इतिहास जो है ना दोस्तों, हमारा ये इतिहास काल, इसको भी हमने 3 भागों में बाँटा है। ठीक है? इसको हमने 3 भागों में बाँटा है। एक तो है हमारा प्राचीन काल, ठीक है? प्राचीन काल, ठीक है? और एक है हमारा मध्य काल, जिसको हम मुगल काल के नाम से भी जानते हैं। और एक है हमारा आधुनिक इतिहास काल, ठीक है दोस्तों? आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा, इसको समझिए, नोट भी कर सकते हैं आप इसको अपनी बुक्स वगैरह में, मतलब कॉपी वगैरह में, या आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा कॉन्टेंट जो है हमने आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है दोस्तों? ये हो गया हमारे इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि मैंने आपको एक बिहाइंड द पिक्चर का सीन दिखा दिया है, ठीक है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कि इतिहास कैसे कितने कैसे मतलब जो है बटा है, उसकी संस्कृति में, प्रशासन में कैसे-कैसे चेंज आया है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, सारी बातें हमारे लिए जानना ज़रूरी होती है। इसलिए हमारी वीडियो थोड़ी लंबी होगी और जो भी हमारी वीडियो को देखेगा वो अंत में पाएगा कि उसने बहुत कुछ सीखा है। तो दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास हम शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम शुरू करेंगे कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में कैसे आगमन होता है। आपने सुना होगा डच इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है? और पुर्तगाली भारत में कैसे, ये सब बातें आपने सुन रखी होगी। लेकिन आज आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों आई, क्या कारण थे, कब-कब आई, कैसे-कैसे आई। ठीक है दोस्तों?
अब क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो यूरोपीय कंपनियां हैं ना वो भारत में व्यापार के लिए आते हैं। किस चीज़ के लिए? व्यापार के लिए। ठीक है। और कौन कौन सी कंपनी आती है? सबसे पहले भारत में कौन सी कंपनी आती है? सबसे पहले भारत में आते हैं पुर्तगाल। सबसे पहले भारत में पुर्तगाल आते हैं। और दूसरे नंबर पे भारत में कौन आते हैं? दूसरे नंबर पे भारत में आते हैं डच। ठीक है दोस्तों। और तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे अंग्रेज। ठीक है। और चौथे नंबर पे आते हैं हमारे फ्रांसीसी। ठीक है दोस्तों। चौथे नंबर पे आते हैं हमारे फ्रांसीसी। पुर्तगाल कब आते हैं भारत में? ये आते हैं दोस्तों 1498 में। आपने सुना ही होगा किसका नाम? वास्को डी गामा का नाम। ठीक है दोस्तों। और डच आते हैं हमारे, ये आते हैं हमारे 1500, सॉरी दोस्तों, ये आते हैं हमारे 1605 में। ठीक है दोस्तों। 1605 में जाते हैं। और 1608 में ही यहाँ पर कौन आ जाते हैं? अंग्रेज आ जाते हैं। और 1688 में यहाँ पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है। कहाँ पर? भारत में। हम अकेली अकेली कंपनी को डिस्कस करेंगे, कब कब आई, क्यों आई, क्या कारण रहे, क्या इनका यहाँ प्रशासन कैसा रहा, कब तक रहे। ठीक है दोस्तों। ये सारी बातें हम समझेंगे। लेकिन हमने अभी यहाँ बात की है कि व्यापार के लिए भारत में आई थी। आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी इनको व्यापार के लिए भारत में आने की, एशिया में आने की? इससे पहले इनको नहीं पता था एशिया के बारे में कुछ ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर हमारा माल पत्ता जाता था। कैसे जाता था वो हम डिस्कस करेंगे। मैं आपके लिए एक यहाँ पर रफ मैप बना देता हूँ थोड़ा सा दोस्तों। वर्ल्ड मैप हमने डिस्कशन किया होगा हमने। ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा भारत, ये हो गया हमारा यहाँ तक का अपना क्या कहते हैं उसे, एशिया। ये यूरोप हो गया। और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, थोड़ा रफ सा है दोस्तों। ठीक है, आप समझिएगा। ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा क्या, अफ्रीका। ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा भारत, यानी कि हमारा पूरा एशिया। यहाँ पर हो गया हमारा ये अपना पुर्तगाल वगैरह, वेस्ट इंडीज, यहाँ से ये आएंगे सारे यूरोपीय देश। ये हो गया हमारा यूरोप। ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा दोस्तों, ये हमारे लिए क्या आते हैं? व्यापार करने के लिए भारत में आते हैं। ठीक है, एक बात तो स्पष्ट होगी। दूसरी बात है दोस्तों, कैसे पहले भारत में कोई का शासन था आपको पता है? ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले, यानी कि यूरोपिया के भारत में से आगमन से पहले भारत में किसका राज था? भारत में था उसका मुगलों का राज। और मुगल क्या करते थे दोस्तों? मुगल भी व्यापार करते थे। मुगल क्या करते थे? मुगल में कुछ हमारे व्यापारिक होते थे, वो क्या करते थे, यहाँ से भारत से माल पत्ता ये ले जाते थे। यहाँ पर कहाँ पर ये ले जाते थे? अरब कंट्री में, यानी कि जाते तुर्की। यहाँ पर एक तुर्की है, तुर्की देश है, तुर्की में ये सारा हमारा माल ले जाते थे। तुर्की से ये माल जो है हमारा वो जाता था यूरोप में। ठीक है, यूरोप में जाता था। यूरोप में हमारा सबसे पहले माल है जो हमारा इटली वगैरह में जाता था। इटली से आगे अन्य पुर्तगाल हो गया, डच हो गया, अन्य कंट्रियों में जाता था। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि जो इनको यूरोपीय कंपनी को भारत में आना पड़ा, बार बार यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है दोस्तों। क्या होता है, जो हमारा ये यूरोप है ना दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो तुर्की है ना दोस्तों, हमारा तुर्की पे क्या हो जाता है? 1453 में यहाँ पर एक जगह है कुस्तुनतुनिया शहर है। यहाँ पर कौन सा? कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया पे उस्मानिया सल्तनत का, एक उस्मानिया सल्तनत का जो है यहाँ पर अधिकार हो जाता है 1453 में। यानी कि यहाँ पर जो है उनका पूरा पूरा का पूरा यहाँ पर जो है क्षेत्र बन जाता है उस्मानिया। ठीक है, कुस्तुनतुनिया पे उस्मानिया सल्तनत का। यानी कि यहाँ से जो व्यापार, अब चीज़ें हमारी यूरोप में जा रही थी, अब यहाँ पर उन्होंने घेराबंदी कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर चीज़ों का आवागमन कम हो जाता है। लेकिन इससे पहले हमारा जो माल इटली में चला जाता था, इटली में क्या होता था, इटली अब संपन्न होने लग जाता है। इटली देश जो है, अब ये पुर्तगाल जो वगैरह होते थे यहाँ से इटली में भी माल जाता था। तो इटली संपन्न, इटली में अमीर अमीर लोग बनने लग जाते हैं। नई नई मतलब जो है लोगों के पास पैसा आने लग जाता है। हम देखते हैं ना दोस्तों, जब हमारे पड़ोसी तरक्की करने लग जाता है, खासकर इंडिया में ऐसा होता है कि भाई हमारा पड़ोसी आखिर कर क्या रहा है, इसको मतलब क्या तरक्की हो रही है, बाइक भी ले ली इसने, तो ये कर लिया वो कर लिया। तो दोस्तों ऐसे ही हमारी जो अन्य यूरोप कंट्रियाँ थी ना, उन्होंने अंदाजा लगाया कि अच्छा ये यूरोप से माल जो लेके आता था ना, इसने इस पर एक अधिकार कर रखा है। अच्छा अच्छा, ऐसे माल पत्ता हमसे लूट रहा है, इतना टैक्स ले रहा है, ये ऐसा ऐसा कर ले रहा है। उस समय दोस्तों यहाँ से क्या जाता था, सूती वस्त्र वगैरह जाते थे बाहर से। ठीक है, जो यहाँ से हाथ के बने वस्त्र होते थे। और मसाले वगैरह यूरोप में बहुत फेमस है। क्यों फेमस थे? क्योंकि दोस्तों वो जो है मीट वगैरह ज़्यादा खाते हैं, उसके लिए टेस्ट के लिए और उसको बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए मसालों का प्रयोग करते हैं, खासकर काली मिर्च का। अब क्या होता है, जो हमारे यूरोपिया होते हैं ना, ये यूरोपिया बड़े दिमागदार बंदे थे ये। इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने पता लगाया, अच्छा इटली की वो मैंने आपको कहानी बता दी है कि ऐसे संपन्न होता है। अब और भी कारण होते हैं यूरोप में। और क्या होते हैं, एक तो है दोस्तों यूरोप में ना पुण्य जागरण। पुण्य जागरण का कहा जाता है। पुण्य जागरण के काल मतलब है यूरोप में, यूरोप में क्या होता है, यूरोप में नई नई क्रांतियां आती हैं। नई क्रांतियां कैसे? उद्योगीकरण की क्रांति। ठीक है, उद्योग करने लग जाते हैं, वहां पर नए नए यंत्र बनने लग जाते हैं। ठीक है, नई नई जो है प्रणालियां विकसित होने लग जाती हैं, लोगों के पास पैसा आने लग जाता है। अब लोग यहाँ पर, एक सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर, पूंजीवादी पूंजीवादी व्यवस्था फैल जाती है। यानी कि लोगों के पास ना, कई लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा जाता है। अब वो मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, वो व्यापार करना चाहते हैं। अगर आपके पास पैसा आ जाए तो क्या करेंगे आप? नए नए बिजनेस लगाना सोचेंगे, नए नए मतलब बहुत ज़्यादा पैसा कमाना सोचेंगे। तो ऐसे ही यूरोप में क्या होता है, लोगों के पास पैसा वगैरह आता है, पूंजीवादी व्यवस्था आती है वहाँ पर जो है अब लोग नए नए पैसे लगाना चाहते हैं। उससे भी ज़्यादा वो कहता है मैं उससे ज़्यादा तरक्की करूँगा, वो कहता है मैं उससे ज़्यादा तरक्की करूँगा। और दूसरा कारण हमारा सबसे बड़ा कारण तो यहाँ पर उस्मानिया सल्तनत का जो यहाँ पर एकाधिकार हो जाता है, यहाँ पर तरक्की से जहाँ थी चीज़ें ज़्यादा देती थी। अब यूरोप में माल आना बंद हो जाता है थोड़ा बहुत भारत से। अब ये सोचते हैं भाई क्यों ना हम नई नई खोज करें, नए नए रास्तों खोजें और व्यापार करें अपना। ठीक है, अब यहाँ पर औद्योगिकरण भी हो जाता है, औद्योगिकरण भी हो रहा था यूरोप में, वो अपनी चीज़ों को बेचना भी चाहते थे। ये हमारे हुए कुछ मुख्य कारण किसके? यूरोपीय कंपनी के एशिया में आने के। ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है, सबसे पहले हमारी कहानी शुरू होती है पुर्तगाल से। पुर्तगाल,
पुर्तगाल एक देश है, वो यहाँ पर पड़ता है, ठीक है दोस्तों, लिस्बनिया इसकी राजधानी है। अब पुर्तगाल से क्या होता है, खोज होना शुरू हो जाता है। जो पुर्तगाल का एक राजा था, उसने क्या किया, लोगों को पैसे वगैरह दिए, उनको प्रोत्साहन वगैरह दिया, क्या कहा भाई तुम नई नई जगह खोजो, हम वहाँ पर जाएंगे, व्यापार करेंगे, ठीक है, इस तरह अपने साम्राज्य फैलाएंगे और अमीर बनेंगे, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है यहाँ से, और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या आ गई थी कि नई क्रांति आ गई थी, इन्होंने अच्छी तरह के जहाज बना लिए थे, ऐसे ऐसे यंत्र बना लिए थे दिशा सूचक, कि जिससे हम जो है दिशा का पता लगा सके, मतलब खोज कर सके। बहुत चालाक चतुर चलाक थे ये पुर्तगाली। पुर्तगालियों से एक बंदा आता है, कब आता है, ये आता है दोस्तों हमारा 1487 में, 1487 में ये बंदा यहाँ से चलता है, और ये बंदा कहाँ पहुंच जाता है, हमारा दक्षिण अफ्रीका में, जिसको हम केप ऑफ गुड्स के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बार्थोलोम दियाज इसका नाम है, क्या नाम है इसका, बार्थोलोम, बार्थोलोम दियाज इस बंदे का नाम है। ये बंदा कहाँ से चलता है, पुर्तगाल से चलता है, और 1487 में कहाँ पर पहुंच जाता है, यहाँ पर, यानी कि ये क्या करता है, ये यहाँ की खोज कर लेता है, किसकी, दक्षिण अफ्रीका की, जिसको हम केप ऑफ गुड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये बंदा बाद में पुर्तगाल से जाता है, कहता है भाई यहाँ पे तो ऐसे है, ये है, वो है, फलाना, इनकी जो भी बातें चलती है वहाँ पर व्यापार को लेकर कि मैंने इस रास्ते की खोज की है। अब यहाँ पर जब ये जाता है तो ये कहता है भाई मैंने तो रास्ते की खोज कर ली, और ये दो बंदों को बताता है, किसको, वास्को डी गामा और कोलंबस को मिलता है, इन तीनों की मीटिंग होती है, ऐसे हम मतलब एक बात बना सकते हैं। अब ये कहता है, यहाँ पर से क्या होता है, एक बंदा रिस्क लेता है, क्या कहता है, इसका नाम है कोलंबस, कोलंबस, जिस आपने सुना होगा, जिसने अमेरिका की खोज की थी। अब ये कोलंबस है, ये कोलंबस भी कहता है भाई मैं भी खोज करूंगा, मैं भी अपना इतिहास बनाऊंगा। ये बंदा निकलता है यहाँ से, कब निकलता है, मतलब ये निकलता है यहाँ से, और यहाँ पर हमारा क्या है, उत्तरी अमेरिका, और ये है हमारा दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। अब ये बंदा 1492 में, 1492 में, ठीक है, 1492 में किसकी खोज कर लेता है, अमेरिका की खोज कर लेता है, कौन, कोलंबस। लेकिन निकलता है ये किसके लिए, भारत के लिए, एशिया के लिए निकलता है, लेकिन दुनिया गोल है ना दोस्तों, दुनिया गोल है, और ये बंदा यहाँ से निकलकर यहाँ पहुंच जाता है अमेरिका में, और ये अमेरिका की खोज लेता है। क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि अमेरिका की खोज किसने की, कोलंबस ने, और यहाँ पर 1492 में ये पहुंच जाता है, ठीक है दोस्तों। अब कोलंबस अमेरिका की खोज पहले कर लेता है, लेकिन दोस्तों अमेरिका देश जो पहले ही था, इनके लिए खोज था जो हमारे यूरोपीय देश थे। ऐसे ही जब भारत में आएंगे, भारत की खोज दोस्तों अक्सर लोग कहते हैं कि यूरोपियों ने किया, यूरोपियों ने भारत की खोज नहीं की, पुर्तगालियों ने भारत की खोज नहीं, भारत अपने आप से ही पहले एक देश था, इनके लिए खोज थी इन्होंने, क्योंकि दोस्तों एक नई जगह देखी थी जिसको हम कहते हैं भारत, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है, 1498 में एक व्यक्ति निकलता है यहाँ से, जिसका नाम था वास्को डी गामा, क्या है, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, ठीक है दोस्तों। वास्को डी गामा भारत पहुंचता है सबसे पहले, यहाँ से चलता है ये केप ऑफ गुड्स के रास्ते से, यहाँ से जो मैंने आपको बताया, जिसका नाम है केप ऑफ केप ऑफ गुड्स के रास्ते से, यहाँ से ऐसे चलते 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 ये यहाँ पर पहुंच जाता है, कहाँ पर, ये यहाँ पर केरल में पहुंच जाता है, जिसको हम कलिकट के नाम से भी जानते थे उस समय, ठीक है। भारत के कलिकट शहर में पहुंच जाता है, कौन, वो होता है वास्को डी गामा। बस यहीं से कहानी शुरू हो जाती है भारत में यूरोपियों के आगमन की। सबसे पहले कौन आते हैं, पुर्तगाली। कौन आता है सबसे पहले, एक जो है कोलंबस, किसकी खोज कर लेता है, अमेरिका की, भारत के चक्कर में, और दूसरा व्यक्ति आता है 1498 में, वास्को डी गामा। वो कहाँ पर पहुंचता है, कलिकट शहर पर, ठीक है दोस्तों। जब ये यहाँ पर पहुंचता है तो दोस्तों यहाँ का राजा होता है जमोरियन, जमोरियन यहाँ का राजा होता है, कौन, जमोरियन, कहाँ का, केरल का। अब ये अब भारतीय दोस्तों ऐसे थे ना, जब अब हमारे घर भी कोई मेहमान वगैरह जाता है, हम उसकी पूरी खातिरदारी करते हैं ना। अब हमें क्या पता है वो क्या करने वाला है दोस्तों। जब ये यहाँ पर पहुंचता है ना, वास्को डी गामा, कहाँ पर, भारत में, और जमोरियन वहाँ का राजा होता है, तो उसका पूरा स्वागत करता है, यानी कि पूरा मतलब है ना, इसको खुश हो जाता है पूरा वास्को डी गामा, ठीक है। और यहाँ पर से ये कुछ व्यापार के लिए क्या लेके जाता है, कुछ मसाले वगैरह लेकर जाता है। अब दोस्तों क्या होता है, जब ये मसाले वगैरह यहाँ से लेकर जाता है ना केरल से, तो दोस्तों जब ये वापस यूरोप में जाता है, यूरोप में जाता है जब ये वापस यहाँ पर पुर्तगाल में, तो दोस्तों इस बंदे को 60 गुना मुनाफा होता है उन सब चीज़ों का, कैसा करके, खर्चा वगैरह निकाल करके, यानी कि 10 की चीज़ अगर ये बेचे तो उसको कम से कम भी 600 रुपये का यहाँ पर मुनाफा हो जाता है, यानी कि 60 गुना से बंदे को मुनाफा हुआ जब ये भारत से माल वगैरह लेकर कहाँ पहुंचा, पुर्तगाल पहुंचा, मसाले वगैरह लेकर। अच्छा दोस्तों, आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि आखिर क्यों यूरोप में ही ये सारे मसाले वगैरह होते हैं, सॉरी एशिया में क्यों होते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारा भारत है वो कहाँ पड़ता है, कर्क रेखा के पास, और यूरोप हमारे कहाँ पड़ते हैं, ये हमारे ऊपर पड़ते हैं दोस्तों। यहाँ की जलवायु में और यहाँ की जलवायु में बहुत परिवर्तन है। मैंने आपको जियोग्राफी के टॉपिक सारे करवा रखे हैं बहुत आसान शब्दों में, जिसने भी हमारे नहीं देखे वो चैनल पर जरूर जाना, एक बार जरूर से विजिट करना, सारे टॉपिक देखना के लिए बहुत ज़्यादा आसान मैंने करवा रखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मौसम कुछ ऐसा है, यहाँ पर कुछ जो वस्तुएं हो सकती हैं, यहाँ पर पौधे वगैरह जो भी खेती वगैरह है वो यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं हो सकती, कहाँ पर, यूरोप में, क्योंकि दोस्तों यहाँ की जलवायु कुछ हो रहा है, यहाँ की जलवायु कुछ हो रहा है। चलो दोस्तों, ये तो मैंने आपको वैसे ही समझाने के लिए कर दी बात। हम फिर दोबारा अपने टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर उसको 60 गुना लाभ होता है दोस्तों। जो यहाँ का राजा बड़ा खुश होता है, कहता है ठीक है भाई, तुमने तो नई जगह खोज कर लिया, कुछ ना कुछ करो, व्यापार वगैरह वहाँ पर बढ़ाओ, वहाँ पर कंपनी वगैरह लगाओ, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ दोस्तों। जब जो है ना ये वास्को डी गामा भारत में पहुंचना, ये क्वेश्चन भी बन चुका है कई बार, भारत में किसका शासन था, भारत में लोधी वंश का शासन था, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर पुर्तगाल में हेनरी का शासन था, डार्विन हेनरी, ठीक है दोस्तों, जिसको हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी हम जानते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुर्तगाल जब भारत में आए तो पुर्तगाल में किसका शासन था, हेनरी द नेविगेटर का, और भारत में लोधी वंश का शासन था, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है
यहाँ से ये बंदा दोबारा व्यक्ति आता है कहाँ पर, भारत में। कौन? वास्को डी गामा दोबारा आता है भारत में। क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए। पूरा ही इनका मतलब सीन चलेगा यहाँ पर कैसे कैसे, देखिए ये अपना आधिपत्य जमाते हैं भारत के ऊपर। अब ये बंदा दोबारा आता है, कब आता है ये बंदा? 1502 में भारत पहुंचता है कहाँ पर? कलिकट शहर पर। 1502 में जब ये भारत पहुंचेगा व्यक्ति यहाँ पर कलिकट शहर पर, तो दोस्तों 1503 में ही ये यहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं कहाँ पर? केरल में। क्या होता है फैक्ट्री से हमारा मतलब क्या है? फैक्ट्री से हमारा मतलब ये नहीं है कोई यहाँ पर मशीनें वगैरह लगी, नहीं। ये एक तरह का दोस्तों गोदाम होता है जहाँ पर ये अपनी चीज़ें सेव करेंगे, भारत से अन्य यहाँ के इलाकों से खरीदेंगे, यहाँ पर जमा करेंगे, यहाँ पे अपना जहाज में अपलोड करेंगे, चलो भाई यूरोप। ये मतलब इस तरह की इनकी फैक्ट्रियाँ थी, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या, अब दोस्तों जो वास्को डी गामा था ना, ये आप दिमाग में बिठा लीजिएगा बात, ये कई बार क्वेश्चन भी, उसकी मृत्यु 1524 में भारत में ही इसकी मृत्यु हुई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना भी है कि ऐसा कौन सा पुर्तगाली था जिसकी मृत्यु भारत में हुई थी। वो तो दोस्तों वास्को डी गामा था। ये अपने दिमाग में आप बिठा लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब उसका जमेरियन राजा यहाँ पर स्वागत वगैरह करता है 1503 में। ये कहाँ पर? कोचीन में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इनका शासन यहाँ पर बढ़ता चले जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है 1500 दोस्तों, एक मिनट मुझे देखिएगा थोड़ा समय। 1503 में, ठीक है दोस्तों, 1503 में एक बंदा होता है डी अल्बुकुर्क। डी अल्बुकुर्क, ठीक है दोस्तों। डी अल्बुकुर्क नहीं, सॉरी दोस्तों, पहले आता है हमारा, एक मिनट सॉरी दोस्तों, 1503 में हमारा आता है फ्रांसिस्को डी फ्रांसिस्को अल्मीरा। डी फ्रांसिस्को अल्मीरा सबसे पहले भारत में क्या था ये हमारा, इसके बारे में महत्वपूर्ण बात याद रखनी है। सबसे पहले क्या था हमारा? पुर्तगाली पहला गवर्नर। दोस्तों ये हमारा क्या था? पहला गवर्नर था। कौन? डी फ्रांसिस्को अल्मीडा, ठीक है दोस्तों। भारत में ये पहला गवर्नर था। और दूसरी बात क्या है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इस बंदे की? इस बंदे ने क्या किया? इस बंदे ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी भारत ने बनाई। देखिए दोस्तों ये कहाँ पर है? सबसे पहले हमारे यहाँ पर दक्षिण में है भारत के। यहाँ पर इन्होंने क्या किया इस बंदे ने, जो ये आया था फ्रांसिस्को अल्मीडा 1503 में, 1509 तक ये रहा यहाँ पर। इस बंदे ने क्या किया? इस बंदे ने यहाँ पर ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई। इससे हमारा मतलब क्या है? यहाँ पर इसने सैन्य शक्ति अपनी जो है बहुत अधिक बढ़ाई। और दोस्तों एक बात और बता देना चाहता हूँ यूरोपिया की सफलता की, क्या है दोस्तों, हमारे जो यहाँ पर मुगल शासक थे ना, उन्होंने कभी भी जो हमारी नौ सैन्य शक्ति है उस पर जिन्होंने कभी काम नहीं किया, तभी ये हमारे भारत में आया था। क्योंकि दोस्तों जो हमारे पुर्तगाली थे ना, इनके पास सैन्य शक्ति बहुत अधिक थी, बहुत अधिक नौसेना थी। सबसे पहले इनको जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पर सेना वगैरह की, लेकिन जब ये यहाँ पर अपनी कंपनियां स्थापित कर लेंगे, इनको भाई लूट वगैरह से बचाने के लिए मुगल शासक नहीं इनको मतलब बचा पाएंगे, तब इनको जरूरत होती है कि हमें सैन्य शक्ति की जरूरत है, तब यहाँ पर नौसेना वगैरह सारी लेकर आ जाते हैं। लेकिन भारत की सबसे बड़ी कमी क्या थी? इनके पास उस समय नौसेना नहीं थी। आखिरकार इनके पास अगर नौसेना होती ना उस टाइम, तो भाई आज पुर्तगाली ये सारी यूरोपीय हमारे भारत में नहीं घुस सकते थे। लेकिन इस बंदे ने क्या किया, जो हमारा फ्रांसिस्को अल्मीडा था, इसने यहाँ पर अपनी जो है सैन्य शक्ति का पूरा वर्चस्व बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि ताकि और कोई यूरोपियन भारत में ना घुस सके, उनके व्यापार में बाधा ना पहुंचा सके। लेकिन बाद में घुस जाते हैं, क्योंकि इनसे भी बड़ी सैन्य शक्ति किसी की हो सकती है। लेकिन दोस्तों इस बंदे ने, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा बनाई गई? नंबर पहले पुर्तगाली के द्वारा, कौन सी? दूसरा पहला गवर्नर था कहाँ का? पुर्तगाली का। और कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है दोस्तों। इसने ये महत्वपूर्ण काम किया, क्योंकि दोस्तों हमें एग्जाम से रिलेटेड बातें ज़्यादा डिस्कस करनी है, और क्योंकि हिस्ट्री में जो होते हैं महत्वपूर्ण बातें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है, एक दूसरा गवर्नर आता है जिसका नाम है फ्रांसिस्को अल्बुकर्क, क्या है? अल्बुकर्क, ठीक है। ये कब आता है? 1509 में आता है, और 1515 तक भारत पर शासन करता है। कौन? फ्रांसिस्को अल्मीडा। सबसे पहली बात क्या है इसकी, ये दूसरा पुर्तगाली क्या था? गवर्नर था, ठीक है, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर। और दूसरी बात क्या है दोस्तों, इसने क्या किया? इसने वास्तविक वास्तविक पुर्तगाल राज्य की भारत में स्थापना की। यानी कि इसने बहुत ज्यादा शासन फैलाने में जो है मदद की, किसकी? पुर्तगालियों की। इस बंदे ने क्या किया? इस बंदे ने दोस्तों 1510 में आते ही 1509 में क्या किया? गोवा पर बीजापुर के राजा को उसने क्या किया? हराया, ठीक है दोस्तों। और गोवा पर जो है अपना शासन जमाया, ठीक है दोस्तों। गोवा पर ये कि दोस्तों पुर्तगाली कैसे व्यक्ति थे, ऐसा देश था पुर्तगाली जो आते भी सबसे पहले हैं और जाते भी सबसे बाद में हैं। ये दोस्तों 1961 में भारत से जाएंगे और 1498 में भारत पर आ रहे हैं दोस्तों। देखिए कितनी बड़ी बात है ये, 1498 में भारत आ रहे हैं और 1961 में भारत से जा रहे हैं। यानी कि देश आजाद होने के बाद तक भी ये भारत में पूरे बने रहे दोस्तों। अपने आप में इनका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण शासन रहा भारत में, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, इस बंदे ने डी जो अल्बुकर्क था, इस बंदे ने क्या किया? इस बंदे ने सती प्रथा पर भी रोक लगाई थी। सती प्रथा पर क्यों लगाई थी? गोवा में क्यों लगाई थी? ताकि गोवा में इनके जो है दोस्तों विधवा जो होती जाती है, सती प्रथा हमारे पहले समाज में थोड़ा यहाँ पर भारत में कमी रही है, वो जो जो स्त्रियां थी उनको जिंदा जला दिया जाता था, बाद में ये प्रथा दूर हो गई है, ठीक है दोस्तों। अब क्या है दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर क्या किया? इन्होंने शादी विवाह करना शुरू किया, किससे? जो सती जो हमारे यहाँ की विधवा औरतें थी। क्यों किया? क्योंकि दोस्तों उनको पता था कि यहाँ पर अगर हमें शासन बनाया तो यहाँ की संस्कृति पर हमें प्रभाव डालना पड़ेगा। किसे डालना पड़ेगा? क्योंकि ये यहाँ पर शादी विवाह वगैरह करेंगे तो लोग इनको अपनाने लगेंगे, इनका पूरा तरह पर शासन हो जाएगा। अपनी अपनी लालच के लिए इन्होंने यहाँ पर क्या किया? सती प्रथा का अंत किया था। लेकिन ये अच्छी बात है, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात कौन आता है यहाँ पर हमारा, ये तो हमारा पहला दूसरा शासक आता है नीना डी कुना,
नीना डी कूना यहाँ पर फ्रांसीसियों का ये तीसरा सॉरी दोस्तों, पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर जनरल होता है। कहाँ पर? भारत में। किसका नाम है? नीना डी कूना। ठीक है दोस्तों, इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने 1530 में गोवा में जो है गोवा को राजधानी बनाया। ठीक है, कोचीन से इसने फैक्ट्री यहाँ पर गोवा में लगाई अपनी, और गोवा को क्या बनाया इसने? राजधानी बनाया। किसने? नीना डू कीना ने। ठीक है दोस्तों, अब इस बंदे ने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम किए थे गोवा में। ठीक है, गोवा के शासन में जिस बंदे ने राजधानी बनाई उसने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काम किया ना, गोवा में अपना साम्राज्य का विस्तार किया इस बंदे ने। और दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण बातें जो है हमारी पुर्तगाली से संबंधित वो क्या है, ये पुर्तगालियों ने क्या किया दोस्तों, इन्होंने 1556 में क्या है, प्रिंटिंग प्रेस लगाई। प्रिंटिंग प्रेस लगाई कहाँ पर? गोवा में। ठीक है दोस्तों, गोवा में। अच्छा दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस जो है ना दोस्तों हमारे, वो पुर्तगाली भारत में लेकर आए थे। क्वेश्चन भी बना है, आप क्वेश्चन की टेंशन मत लीजिएगा। मैं जब यूरोपीय कंपनी का हमारा आगमन वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं एक बाद में वीडियो बनाऊंगा, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है दोस्तों, ये पुर्तगाली यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर लेके आए थे? भारत में लेके आए थे 1556 में। इन्होंने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले एक बात बताऊँ, एक तो ये व्यापार के उद्देश्य से आए थे, व्यापार के, और दूसरी बात ये किसके लिए आए थे? ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए भी यूरोपीय भारत में आए थे। प्रिंटिंग प्रेस के जरिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ईसाई ग्रंथ थे उनको इन्होंने मलयालम कन्नड़ भाषा में जो यहाँ पर व्यक्ति जानते थे उसमें जो है उनका रूपांतरण किया, यानी कि भाषा बदलकर वो ग्रंथ बनाए ताकि लोग इनकी संस्कृति से परिचित हो सके, इनको जान सके, ईसाई धर्म लोग अपना सके। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर गोवा में प्रिंटिंग प्रेस लगाते हैं 1556 में। ठीक है दोस्तों, और 1535 में ये द्वीप पर कब्जा कर लेते हैं, और 1559 में ये किस पर कर लेते हैं? दमन पर। ठीक है, दमन और द्वीप से भी क्वेश्चन बने हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ सभी बातें करेंगे, कोई बात नहीं छोड़ेंगे ताकि आपके क्वेश्चन ना के बराबर छूटे। ठीक है दोस्तों, 1535 में किस पर? द्वीप पर कब्जा लेते हैं, और 1559 में ये किस पर कब्जा कर लेते हैं? दमन पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी पुर्तगाली से संबंधित बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें। और दोस्तों एक बात और बता देता हूँ मैं, जो पुर्तगाली थी ना दोस्तों, वो मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे पहले भारत में आते हैं और सबसे बाद में भारत से जाते हैं। और इन्होंने यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार किया सबसे ज़्यादा, और किसका प्रचार किया इन्होंने? अपने धर्म ग्रंथों का प्रचार किया, लोगों को ईसा मसीह से जोड़ने का प्रयास किया। और इनके पास क्या थी? इनके पास नौसेना शक्ति बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ये भारत पर जो है आधिपत्य स्थापित कर पाए। इसके बाद हमारे आते हैं, और इन्होंने ना दोस्तों पुर्तगालियों ने बहुत सारे राज्य पर भारत के इन्होंने जो है कब्जा किया, श्रीलंका वगैरह पर भी इन्होंने बहुत जो है अपना आधिपत्य जमाया। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात क्या होती है दोस्तों, दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे डच। डच डचों का दोस्तों हमारे भारत में बहुत ही कम समय रहा है, क्योंकि दोस्तों डच जो है ना थोड़े समय के लिए भारत में आते हैं। ये इनको द्वारा जो अपने हैं ज़्यादा दिलचस्पी नहीं पड़ती भारत में। क्यों पड़ती है, क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो अंग्रेज है ना उनको यहाँ से भगा देते हैं। क्यों भगा देते हैं? क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों का एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण युद्ध होता है, जिससे ये डच से क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया। 1757 में कहाँ पर? बांद्रा का युद्ध। बांद्रा का युद्ध होता है कहाँ पर? बंगाल में। और यहाँ पर जो क्या होता है दोस्तों, डचों की हार होती है और भारत इसकी ब्रिटिश की जीत होती है, और ये भारत से चले जाते हैं। और रही बात इनकी, सबसे पहले डच कौन सा आया था? सबसे पहले दोस्तों डच आया था भारत में बुकरक। एक मिनट दोस्तों, डस्टर कहाँ गया? सॉरी दोस्तों, सबसे पहले भारत में आया था कार्निलियस। सबसे पहले कौन सा डच व्यक्ति आया था भारत में? कार्निलियस। और 1757 में बेदरा के युद्ध में इनकी हार हो जाती है और ये भारत से व्यापार से बिछड़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और 1608 में ही ये अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। कहाँ पर लगाते हैं? मसूलीपट्टनम में, जिसको हम किसके? मछलीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी यूरोपीय कंपनी से आगमन से। मेरे को लगता है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि दोस्तों हम क्या है इनका सेकंड पार्ट लेके आएंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश कंपनी भारत में कैसे आती है। ठीक है दोस्तों, और हमारे फ्रांसीसी कैसे आते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो हमारे यूरोपीय भारत में है ना, इसमें जो है एक तो हमारा पुर्तगाली, और दूसरे नंबर पर है हमारा ब्रिटिश, और तीसरे नंबर पर था हमारा फ्रांस। इससे ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम ये डिस्कस करेंगे, और भी जो कंपनियां उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और हम वो बातें डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे फ्रांसीसी हो गए, उनके कर्नाटक के युद्धों में हम बात करेंगे, हम अंग्रेजों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अंग्रेजों का हमारे भारत पर बहुत ज़्यादा समय तक जो है 1947 तक इनका जो है भारत में शासन रहा है। हमने आज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें जानी, इन चीज़ों को आप समझिएगा, रटिएगा मत। ठीक है दोस्तों, हमारे पॉलिटिकल साइंस के भी जो है लेक्चर लगातार आते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब